हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमारा अभी फिलहाल में मोल कंसेप्ट या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो टॉपिक शुरू है उसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और एक लॉज जो था दैट इज द गे-लुसाक लॉ देखे थे, और कुछ हमने उसके ऊपर प्रॉब्लम भी आपको कराए थे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक्स है दैट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने एटम से रिलेटेड एक थ्योरी दिया था, और जिस तरीके से हमने बोला है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी किसने दिया था? डाल्टन ने ही दिया था। तो उसने एटम्स के बारे में कुछ बताया, कुछ पोस्टुलेट्स है वो हम आज देखने वाले हैं पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट्स था वो बताया था कि एवरी मैटर्स इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल एंड दैट इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज द एटम। एटम को उसने सबसे पहले डिफाइन किया था। एक्चुअली एटम जो है एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से कोई भी मैटर का, जैसे कि हमने मैटर देखा है कि मैटर जो बनता है आपको पता है कि अगर एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? मैटर बनेगा। और दैट मैटर एग्जिस्ट इन हाउ मेनी स्टेट? 3 स्टेट, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो कोई भी मैटर हो, चाहे दुनिया का कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो बेसिकली किससे बना हुआ होगा? एटम से ही बना हुआ होगा। मतलब एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से कोई भी मैटर का विच इज कॉल्ड एज दी एटम। मतलब एटम से कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब अगर हम मैटर को ब्रेक करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे। मॉलिक्यूल के बाद में जो मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे, मॉलिक्यूल को तोड़ोगे आप, जैसे कि H2O मॉलिक्यूल है तो H2O को अगर हम तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन मिलेंगे। लेकिन हम हाइड्रोजन को फिर से नहीं तोड़ सकते, हाइड्रोजन को फिर से हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हिच इज कॉल्ड एज द इंडिविजुअल पार्टिकल, दैट इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज द एटम। ये सबसे पहला पोस्टुलेट था किसका? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। दूसरा पोस्टुलेट जो है ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सभी के सभी जो एटम्स होते हैं किसके? एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होते हैं? इन रिस्पेक्ट टू देयर मास, इन रिस्पेक्ट टू देयर शेप एंड इन रिस्पेक्ट टू देयर साइज। मतलब सभी कोई भी एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सभी के सभी एटम की जो साइज होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। अगर मेरे पास में कोई एलिमेंट्स है, मान लो इस तरीके से ये एक एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट में अगर 20 एटम्स है, कितने एटम्स है? 20 एटम्स है। तो इसमें की जितने एटम्स है 20 के 20, इस सभी एटम का मास भी सेम रहेगा, सभी एटम का शेप भी सेम रहेगा, सभी एटम का साइज भी सेम रहने वाली है, कम ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम की साइज ज्यादा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, और एक एटम की साइज छोटी हो जाएगी। तो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? सेम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर मास, साइज एंड दी शेप से। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर दी डिफरेंट। अगर मेरे पास में 2 डिफरेंट एलिमेंट हो जाए, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो इस एलिमेंट के सभी एटम क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर ये दूसरा एलिमेंट हो जाए, ये कॉपर हो जाए या आयरन हो जाए, तो आयरन के एलिमेंट के एटम्स तो डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। वही बताना है मुझे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर द डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए यहाँ पे, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस। इसको क्या बोला जाता है? दैट इज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही तो बोलते हैं हमने कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि डाल्टन ने दिया था। वही बात है यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शंस में कौन जाएगा? एटम्स जाएगा। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वो एटम क्रिएट भी नहीं होंगे या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे। मतलब उसमें एटम का जो मास रहेगा या कंपाउंड का जो मास रहेगा वो क्या रहेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। हमने देखा है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एटम जो है वो क्रिएट भी नहीं होगा या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस। जब रिएक्शंस होती है, मैंने लिखा है यहाँ पे एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में कौन जाता है? एटम जाते हैं। तब वो एटम्स क्रिएट भी नहीं होते और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात ध्यान में रखना यहाँ पे, कंपाउंड्स आर फॉर्म। कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। यहाँ पे देखो डाल्टन ये बोल के फंस गया कि उसने क्या बोला है? कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, दैट इज द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन टू फॉर्म दी कंपाउंड। हमको ये बात पता है कि अब यहां पे पता चल गया कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्ट है, उसी को क्या बोला जाएगा, एटम्स बोला जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम मतलब अनब्रेकेबल है, ब्रेक नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, ये बात समझिए आप। एटम का मतलब ही होता है एक्चुअली, एक ग्रीक वर्ड है विच इज कॉल्ड एज द एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब फर्दर नॉन डिविजिबल, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एटम्स है, अगर ये एटम अगर कंबाइन होते हैं, नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे दैट इज द नंबर ऑफ एटम, एक से ज्यादा अगर एटम आ जाए तो उसको बोला जाता है विच इज कॉल्ड एज दी मॉलिक्यूल। या फिर बोलेंगे हम नंबर ऑफ एटम की बजाय बोलेंगे हम यहाँ पे दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम। अगर ग्रुप ऑफ एटम हो जाए मतलब एक से ज्यादा एटम हो जाए, 2, 3, 4, तो उसको क्या बोला जाएगा, विच इज कॉल्ड एज दी मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे आप उसको, मॉलिक्यूल। अगर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हो जाए तो, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, देखो दैट इज द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का ग्रुप हो जाए, एटम का ग्रुप हो जाए तो उसको क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल। अगर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हो जाए तो उसको क्या बोलोगे आप, मैटर। वो क्या हो जाएगा, मैटर। और ये बात हमने पढ़ा है कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैस। और मैंने वही बोला है कि एवरी मैटर इज बेसिकली फॉर्म और मेड अप ऑफ ए इंडिविजुअल पार्टिकल, दैट इंडिविजुअल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज दी एटम। आपको बात समझ में आ गई होगी कि एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मैटर मिलेगा। तो अब बात आती है कि एटम तो हमने देख लिए कि यहाँ पे एटम जो होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटी साइज होती है उसकी एटम्स की। एटम हमको दिखाई देते हैं कि नहीं, बहुत छोटी साइज होती है, मास भी बहुत कम होगा उसका। तो हमको उसको रिलेट करना या फिर उसका मास डिटरमाइन करना कैसा होगा, दैट इज द थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अभी के दौर में हम यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से एटम का मास निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले 1961 में 1960 में मास ऑफ एटम कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो उसको एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड एटम को मास लेके उसको क्या किया गया था, सभी एटम का मास कैलकुलेट किया गया था। देखेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कि एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगी, दैट इज द मैटर्स मिलेगा, जो कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस हो सकता है। अब अगर हम मॉलिक्यूल अगर बोला जाए तो किसको बोलोगे हम, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, एन एटम, या क्या हो सकता है, एन एटम। मॉलिक्यूल एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इज एन एटम, और क्या बोलोगे आप, और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। एक तो एटम हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम विच कैन, और ये बात देखिए, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो क्या करेंगे, फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। और जो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे कौन, या तो एटम या तो फिर ग्रुप ऑफ एटम, जो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे उन्हीं को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। समझिए बात को, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि कम से कम हमको 2 ही एटम्स लगेंगे उसमें, एक सिंगल एटम भी हो सकता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो या तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, उसी को क्या बोला जाता है, एटम्स बोला जाता है, सॉरी उसी को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है दैट इज द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के मॉलिक्यूल्स है। एक होता है विच इज कॉल्ड एज दी होमो एटॉमिक, एक क्या होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या हो गए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरे जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, दैट इज द हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे एक हो गए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरे क्या हो गए, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या होगा, होमो का मतलब सेम, जो सेम एटम से मिलकर बनेंगे उनको क्या बोलोगे आप, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 18 नंबर का जो कॉलम है, लास्ट वाला जो कॉलम है, जिसमें आपको पता है नोबेल गैसेस है, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा। तो ये देखिए कि यहाँ पे लिख लिया हेलियम, देन नियॉन, देन आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन हो गया, या फिर क्या बोलोगे आप, क्रिप्टॉन या फिर जेनॉन एक्सेट्रा। ये सभी के सभी मुझे बताइए, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एक ही एटम, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, उसे बोला जाता है एटॉमिसिटी। क्या बोला जाता है,
एटॉमिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल में, आपको ये बात तो पता चल गई कि मॉलिक्यूल जो होगा वो एटम से मिलके बनेगा, और एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको क्या बोला जाता है, उसकी एटॉमिसिटी। तो मुझे बताइए कि ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट इज द होमो एटॉमिक। देखो यहाँ पे हीलियम है तो सभी एटम किसके होंगे, हीलियम के होंगे, और एक ही एटम से हीलियम का तो उसका मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसको बोला जाता है दैट इज द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इनको, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है। अगर कोई मॉलिक्यूल में 2 एटम हो जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर फ्लोरीन है, या फिर क्लोरीन है, एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया, कितने एटम मिलके बना है, हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके बना है। देखो आप, हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन हुए और एक मॉलिक्यूल बना है। ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन हुए, क्या मिला हमको यहाँ पे, दैट इज द, क्या मिला है यहाँ पे, O2 मिला है। तो इसको क्या बोलोगे आप, दैट इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल। और एक बात सुनिए यहाँ पे कि डाल्टन ने बोला था कि कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू फॉर्म दी कंपाउंड। उसने ये बोला था, मैंने बोला भी आपको कि ये बोल के वो फंस गया है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे, फॉर्म कर रहे कंपाउंड। उसने बोला था कि सिर्फ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ही कंबाइन होंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इसका क्या मतलब है कि कंपाउंड ऐसे वही एलिमेंट फॉर्म करेंगे जो डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट भी कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसका लिमिटेशन हो जाएगा, किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो ये बात भी सुनिए यहाँ पे कि यहाँ पे 2 एटम्स है, इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज डायटोमिक। अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ओजोन लूंगा तो क्या हो जाएगा, O3, ये हो जाएगा ट्राइएटॉमिक। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मान लो मैं फॉस्फोरस ले लूं तो क्या हो जाएगा, टेट्राएटॉमिक हो जाएगा। अगर मैं सल्फर ले लूं तो क्या हो जाएगा, एसिड। सल्फर जो है एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका शेप कैसा होता है, क्राउन के जैसा शेप होता है। तो एसिड दैट इज द सल्फर, जो कि ऑक्टा एटॉमिक है। उस तरीके से अगर मैं कार्बन 60 ले लूं, कार्बन 60, इसमें कार्बन के कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, 60 होंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है, इसमें सभी के सभी जो कार्बन के एटम्स होंगे वो सभी के सभी 60 के 60 कार्बन के होंगे, इसलिए मतलब सेम एटम्स हो जाएंगे। तो उनको क्या बोलोगे, होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में अगर एक ही टाइप के हो जाए, एक ही हो जाए, हेलियम, नियॉन, आर्गन, तो उसको क्या बोलोगे, मोनो एटॉमिक। अगर 2 एटम से मिलके बने तो उसे क्या बोलोगे, डायटोमिक। 3 एटम से मिलके बने मॉलिक्यूल तो उसको क्या बोलोगे, ट्राइएटॉमिक। 4 एटम से मिलके बने तो उसकी एटॉमिसिटी 4, 5 एटम से मिलके बने तो क्या होंगे, एटॉमिसिटी 5। आपको बातें समझ में आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कभी भी हमको H के फॉर्म में नहीं मिलता, वो H2 के फॉर्म में ही मिलेगा। ऑक्सीजन हमको कभी भी O के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो O2 के फॉर्म में ही मिलेगा। वो उसकी क्या है, एटॉमिसिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हेटेरोएटॉमिक एटम क्या होते हैं। अब होमो एटॉमिक एटम समझ में आ गया आपको, तो हेटेरोएटॉमिक भी समझ में आ जाएगी। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे उसे क्या बोला जाएगा, हेटेरोएटॉमिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक सिंगल एटम का तो हेटेरोएटम नहीं होगा, जिस तरीके से ये मोनोएटॉमिक उस तरीके से मोनोएटॉमिक होंगे क्या, नहीं, कम से कम डायटॉमिक होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए एनो में एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है, दोनों डिफरेंट एटम्स है, उसको क्या बोलोगे, हेटेरोएटॉमिक। उस तरीके से अगर हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर देखोगे आप N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर देख सकते हैं दैट इज CO2, या फिर क्या ले सकते हैं आप CH4, ये तो बताइए आपको, CH4 दैट इज द CH4, या फिर क्या ले सकते हैं आप CH3 बॉन्ड COOH। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हेटेरोएटॉमिक हो गए। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि मॉलिक्यूल एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। और मॉलिक्यूल अगर आपको पूछा गया तो आप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली ऐसा ही बोलोगे आप, उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमो एटॉमिक और दूसरे होते हैं हेटेरोएटॉमिक। होमो एटॉमिक में आपको बात समझ में आ गई, सेम एटम्स सेम काइंड्स ऑफ एटम्स में इन्वॉल्व हो गए, उसे बोलेगे आप होमो एटॉमिक। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स के एटम इन्वॉल्व हो गए तो उसे बोलोगे हेटेरोएटॉमिक। अगर एक ही टाइप का अगर उसमें एटम्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक ही एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है तो उसे बोलोगे, एक ही एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है तो उसको बोलोगे होमो एटॉमिक। अगर 2 एटम मिलके अगर एलिमेंट मॉलिक्यूल बनता है तो उसे बोलोगे डायटॉमिक। देन ट्राई, मतलब ये क्या हो जाएगी उसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगी, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे देखिए आप कि एटॉमिसिटी क्या होगी,
दैट इज, ये बात ध्यान में रखिए आप, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगा? दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोला जाएगा? एटॉमिसिटी। उस तरीके से क्या हो जाएगा? हेटेरोएटॉमिक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो एटॉमिक मास का आता है। किसका आता है? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एटम्स है, एटम्स मिलके बना रहे हैं मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं मैटर। अब आपको पता है मैटर को क्या होता है? मास होता है। मैटर को क्या होता है? मास होता है, क्योंकि हमने बोला है मैटर दैट हैज अ मास एंड दे ऑक्यूपाई द स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एज द मैटर, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। इसका क्या मतलब है? मैटर को अगर मास है तो जो जिस चीज से मिलके बना है दैट इज अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को भी क्या होगा? मास होगा। और मॉलिक्यूल को मास है तो मॉलिक्यूल जिससे बना हुआ उसको भी क्या होगा? मास होगा। वो किससे बना हुआ? एटम से। तो एटम को भी क्या होगा? मास होगा। बहुत कम होता है मास, इनप्रेडिक्टेबल होता है, कम होता है। तो वो जो एटम का जो मास होगा, एक एटम का जो मास होगा उसे बोला जाता है एटॉमिक मास। आपको बातें समझ में आ रही है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास। वो किस में मेजर करते हैं? उसके लिए अब यहाँ पे देखो, एटम तो बहुत बड़ा नहीं है कि हम किलोग्राम, जैसे कि मास हमको पता है किलोग्राम और ग्राम में मेजर करते हैं। तो उसके लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज द AMU, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। और इसके आगे हम वही देखने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट दें। हाँ, नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द एटॉमिक मास क्या होता है। मैंने अभी बोला है कि एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करने वाले हैं? मैटर फॉर्म करने वाले। और अभी पढ़ा है हमने कि मैटर को क्या होता है? मास होता है। और जो एटम्स होगा, एटम को भी क्या होगा? मास होगा। बहुत निग्लिजिबल मास होगा, कम होगा। तो उस एटम का मास हम किलोग्राम में और ग्राम में नहीं काउंट कर सकते। तो 1961 में क्या हुआ था? 1961 में क्या हुआ था कि कुछ साइंटिस्ट जो मिलके इस बात को सुलझा रहे थे कि हमको एटम का मास तो लेना है, तो उस एटम का मास कैसा लिया जाए, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा है। और उस टाइम में 1960 में ऐसे इक्विपमेंट जैसे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जैसे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया गया कि एक रेफरेंस माना गया, एक एलिमेंट लिया गया एज अ रेफरेंस के तौर पे। तो उस टाइम कार्बन 12 को रेफरेंस के तौर पे माना गया टू डिटरमाइन दी वेट ऑफ अनदर एलिमेंट, या फिर हाइड्रोजन को भी माना गया दैट इज टू डिटरमाइन दी वेट और द मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है एटॉमिक मास। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास मतलब होता है दैट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। एटॉमिक मास इज द डायमेंशनलेस और द यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर आपको पूछा गया कि एटॉमिक मास का कोई यूनिट होता है, तो एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता है। लेकिन उस एटॉमिक मास को हम मेजर कर सकते हैं किसमें? अब मुझे बताइए, एटम इतना छोटा है तो उसे किलोग्राम में या ग्राम में या क्विंटल में या टन में तो नहीं गिन सकते हम। तो उस टाइम में एक छोटा सा यूनिट कंसिडर किया गया, दैट यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज द AMU। और AMU को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। रिसेंटली अभी U यूज किया जाता है। अभी क्या यूज किया जाता है? U। और U को कहते हैं दैट इज द यूनिफाइड मास। क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास। या फिर डाल्टन भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? डाल्टन। एनसीईआरटी में ये सभी दिए हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, या फिर डाल्टन भी यूज किया गया है। या तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्राम। अब हमको क्या है प्रॉब्लम? ये है कि हमको AMU का कन्वर्शन किस में करना पड़ेगा? ग्राम में करना पड़ेगा। या तो ग्राम का कन्वर्शन किस में करना पड़ेगा? AMU में। तो हमको अगर ग्राम का कन्वर्शन AMU में आ गया या फिर AMU का कन्वर्शन ग्राम में आ गया तो थोड़ा सा रिलेट करने के लिए हमें आसानी होगी। चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं और जो कि किसमें लिखे हुए हैं? AMU में लिखे हुए। यहाँ पे ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। एक रिलेटिव मास को कंसिडर किया गया एज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया। मैं बताऊंगा आपको कि कार्बन ही क्यों इस्तेमाल किया एज अ रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। पीरियोडिक टेबल में ये भी मास होते हैं और इसके आगे कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन हमने यहाँ पे AMU लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा।
कि हाइड्रोजन 1 AMU, हीलियम 4 AMU, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 21, सोडियम, मैग्नीशियम इस तरीके से 23, 24, 27, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32 और क्लोरीन कितना दिया गया, दैट इज 35.5। फ्रैक्शंस में भी होते हैं एटॉमिक मासेस, और भी कुछ एलिमेंट है जिनके फ्रैक्शंस में है। स्टेप बाय स्टेप एटॉमिक मासेस देखने वाले, सिर्फ आपको कम से कम इतने एलिमेंट के एटॉमिक मासेस और इसके अलावा भी और कुछ 8-10 एलिमेंट है, उनके एटॉमिक मासेस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहले कैसा रिलेट किया गया था कि इस हेलियम का जो मास है, हाइड्रोजन का जो मास है वो कंसिडर किया गया था नियरली 1 AMU, एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली होता है 1.0078 AMU, लेकिन उसको कंसिडर किया गया था 1 AMU। किसका मास 1 AMU कंसिडर किया गया, हाइड्रोजन का, और उसके रेफरेंस के तौर पे, उसके कंपैरिजन में हीलियम का मास कितना है, 4 AMU। मतलब इसका क्या मतलब है कि हीलियम 4 टाइम हेवियर है देन हाइड्रोजन। अगर मैं कार्बन 12 समझू तो इसका क्या मतलब है, कार्बन जो है वो 12 टाइम हेवियर है देन दैट ऑफ दी हाइड्रोजन। अगर मैं मैग्नीशियम बोलूं तो मैग्नीशियम क्या होगा, 24 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ दी हाइड्रोजन। आपको बातें समझ में आ रही है। और सल्फर दैट इज 32 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ दी हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पे कंसिडर किया गया था रेफरेंस, लेकिन हाइड्रोजन में भी कुछ एरर आ रहे थे, फिर किसको कंसिडर किया गया, कार्बन 12 को। तो कार्बन 12 क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन, ऐसा कार्बन, यहाँ पे देखिए ये कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा, उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अब कार्बन को ही बात आती है कि कार्बन को ही रेफरेंस के तौर पे क्यों यूज किया गया। तो पहली बात है कि कार्बन जो 12 है, कार्बन एक्चुअली कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। फिर से सुनिए, एक होता है कार्बन 12, देन कार्बन 13 और कार्बन 14। ये कार्बन के 3 फॉर्म है जिसको हम बोला जाता है आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उनको, आइसोटोप। तो कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, क्योंकि कार्बन 12 का अबंडेंस बहुत ज्यादा है। अगर पूरे एलिमेंट अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट में से सबसे ज्यादा जो एग्जिस्टेंस है, मतलब अबंडेंस है, देखा जाए तो ये जो ये तीन जो आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंस किसका है, कार्बन 12 का है। मतलब सबसे ज्यादा तादाद में जो पाया जाता है वो कार्बन 12 है। दूसरी बात, ये कार्बन अगर देखा जाए इन्वायरमेंट में, कार्बन अगर देखा जाए अर्थ क्रस्ट में तो कितने परसेंट होता है, 98% होता है। कार्बन 13 अगर देखा जाए तो वो बहुत कम होता है, दैट इज 0.2% होता है। अगर कार्बन देखा जाए, कार्बन 14 तो वो होता है 2 × 10⁻⁻10 इतना परसेंट होता है, मतलब बहुत कम होता है, 0.9 टाइम्स 0.1% बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन 12 का अबंडेंस अच्छा है, इसलिए कार्बन को इस्तेमाल किया गया है एज ए रेफरेंस। दूसरी बात, कार्बन बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है कि किसी के साथ में भी रिएक्शन शो कर देगा, रख दिए यहाँ पे जमीन पे तो रिएक्शन शो कर देगा। आपको पता है कार्बन 12 जो कोल माइन में जो हमको कोल मिलता है वो कार्बन 12 ही तो होता है, ग्राफाइट जिसको बोलते हैं। तो हमको उसका अबंडेंस आपको पता ही है कितना ज्यादा अबंडेंस है। उसके बाद में वो आसानी के साथ में जमीन पर रख दे, हम किसी के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा क्या, वाटर के साथ में, एयर के साथ में, या तो फिर फायर कैच कर लेगा, नहीं करेगा। मतलब मोर रिएक्टिव नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ में बातचीत ही नहीं होगी, एकदम चुपचाप बैठा होगा। रिएक्शन अगर पर्टिकुलर कंडीशंस पे करने की हम कोशिश करते हैं तो वो क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा। और सबसे ज्यादा उसका अबंडेंस होने की वजह से ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, और ज्यादा मतलब रिएक्टिव भी नहीं है और लेस रिएक्टिव भी नहीं है, इसलिए कार्बन 12 को यूज किया गया है एज अ रेफरेंस इन 1961 में टू डिटरमाइन दी एटॉमिक वेट ऑफ द अदर एलिमेंट। तो देखते हैं आगे कि मास ऑफ एनी एटम्स इन एएमयू कैसा कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज द मास ऑफ एनी एटम इन एएमयू। तो उस टाइम में मास ऑफ C12 एटम इस कंसिडर किया गया। C12 आपको बात समझ में आ गई। मैंने अभी बोला है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, मैं यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, एक है C12, एक है दैट इज द C13 और एक है C14। इसमें का सबसे ज्यादा अबंडेंस, रिएक्टिविटी भी ज्यादा नहीं है, मोर रिएक्टिव भी नहीं है, लेस रिएक्टिव भी नहीं है, मतलब तादाद में भी अच्छा पाया जाता है। इस वजह से इसको C12 को इस्तेमाल किया गया एज अ रेफरेंस। तो उस टाइम में बोला गया। अब आप मुझे बताइए, आप अगर कोई चीज 1 kg लेते हैं तो एग्जैक्ट 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है क्या? नहीं, वो रिलेटिव मास है, एग्जैक्ट नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें कुछ ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा
हो सकता है। तो उसी टाइम में कार्बन का जो मास है, C12 एटम का जो मास है वो कंसिडर किया गया है कितने AMU, 12 AMU। तो देखिए मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू कितना AMU कंसिडर किया गया है उस टाइम में, दैट इज द 12 AMU। तो यहाँ पे अगर मैं मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होगा, फिर ये 12 इधर भेज देंगे, बचा कितना वहां पे AMU, कितना AMU, 1 AMU। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। वही तो बोल रहा हूं कि मास ऑफ C12 एटम कंसिडर किया गया था 12 AMU। तो ये 12 को हम बेटा इधर भेज देंगे तो क्या बचा है उधर 1 AMU। तो मतलब 1 AMU इज इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ C12 एटम अपॉन दी 12, यही होगा। नेक्स्ट देखिए मास ऑफ C12 एटम जो है वो कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। ये बात थोड़ी नहीं है, लेकिन आपने इससे पहले प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें पढ़ी है कि जो मास ऑफ C12 एटम्स होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। हम प्रॉब्लम्स में जो दिया जाता है हमको इतने ग्राम ऑफ कार्बन, इतने ग्राम ऑफ कंपाउंड, इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड मेजर, एज स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। सो दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। देखो हम एटॉमिक मास, मैंने अभी बोला है कि हम AMU में ले सकते हैं और ग्राम में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे किस में लिया गया, ग्राम में लिया गया है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। मतलब ये मोल समझिए, जिस तरीके से मास का यूनिट क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम होता है, किलोग्राम ग्राम होता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। उसी तरीके से टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, दैट इज डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट होता है। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल। इसका क्या मतलब है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। 12 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास होगा वो कितना होगा, 12 ग्राम होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास होगा वो कितना होगा, 12 ग्राम। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सही है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल। तो मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना होगा, 12 ग्राम। यही तो बात है। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में अगर मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन लू तो उसका वो कितना मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा, बोलिए आप कितना मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर मैं 6 ग्राम ऑफ कार्बन लू तो कितने मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा, हाफ मोल ऑफ कार्बन। अगर मैं 24 ग्राम ऑफ क्या लू, कार्बन लू तो कितने मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा, 2 मोल ऑफ कार्बन। अगर मैं 36 ग्राम ऑफ कार्बन लू, आपको बातें समझ में आ रही है, 36 ग्राम ऑफ कार्बन अगर लू तो हो जाएगा 3 मोल ऑफ कार्बन। यहाँ पे समझिए 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। समझ में आ गई बात। और सुनिए यहाँ पे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन बोल रहे 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने सारे, छोटे नहीं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। देखिए यहाँ पे कि 12 ग्राम, पहले तो एटम बहुत छोटा है जो तो हमको दिखाई नहीं देता है। सो दैट इज द 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने बड़े, कितने ज्यादा तादाद में कार्बन के एटम्स होते हैं। देखिए आप, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और ये जो नंबर है, ये नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर बोला जाता है, एवोगाड्रो नंबर। तो ये बात समझ में आ गई हमको कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन दी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। बोले तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखिए फिर से कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम। अभी तो ऊपर पड़ा है कि 12 ग्राम में इतने होते हैं, तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। तो 1 एटम का मास कितना होगा, समझ में आ रही है बात। इतने एटम का इतना, इतने में इतना, तो उतने में कितना, यही तो बात है यहाँ पे। ठीक है कि देखिए यहाँ पे कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का जो मास है 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम का कितना होगा, फिर इसको क्या करोगे आप, इधर भेज दोगे। मतलब 1 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ग्राम, 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब 1 ग्राम का मास आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 6 1 जा 6, 12 जा 2 समथिंग आएगा, 2 एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा क्योंकि 23 है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर, दैट इज 1 एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास आएगा कितना आएगा, 1.99 इंटू 10 टू द पावर
23 ग्राम। 23 ग्राम। आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे कि देखिए हमने क्या किया गया, मास ऑफ एनी एटम इन AMU, एक मास ऑफ C12 एटम जो कि कार्बन का आइसोटोप्स है, C13 C14 नहीं लिया, C12 लिया है, ठीक है। इसका मास कितना है, 12 है, कंसिडर किया गया 12 AMU। फिर 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो गया, मास ऑफ C12 एटम अपॉन दी 12, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना कंसिडर किया गया है, 12 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का मास कितना हो गया 12 ग्राम। 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम बोले तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 एटम का मास कितना ग्राम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक एटम का मास कितना हो जाएगा 12/6.023 ग्राम्स हो जाएगा, मतलब एक एटम का मास कितना होगा 1.99 × 10 to the power -23 ग्राम। अब देखिए एक एटम का मास हमने ग्राम में निकाली, अब यहाँ पे रखेंगे तो किस में आ जाएगा, AMU में आ जाएगा। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले ही देखा है कि 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। ये देखो यहाँ पे पहले लिखा है 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12 एटम अपॉन दी 12 लिखा है। तो हमको मास ऑफ C12 एटम तो पता चल गया, कितना है मास ऑफ C12 एटम, देखिए 1 एटम ऑफ C12, 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन तो C12 ले रहे हैं हम, कितना हो गया 12/n ग्राम्स, कितना हो गया 12/n ग्राम, तो वही लिया हमने कि 12/n ग्राम, और ये कितना होगा 12। समझ में आ गई बात कि देखिए मास ऑफ C12 एटम जो कि हमने अभी निकाला है दैट इज 12/n मल्टीप्लाइड बाय ये 12। आगे बात समझ में, तो ये देखो यहाँ पे 12 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1/n ग्राम, 1/n ग्राम। अगर 1/n ग्राम लेंगे तो क्या होगा 1 AMU इज इक्वल टू 1/6.023 × 10 to the power 23 ग्राम्स, इतना होगा कि नहीं होगा, 23 ग्राम इतना हो जाएगा, मतलब 1 AMU का कन्वर्शन देखिए हमने किसमें कर दिए, ग्राम में कर दिए। अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मतलब देखिए आप, मैं बता ही देता हूं, आंसर ही बता दो, ये 23 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -23, और 1 डिवाइडेड बाय 6 है तो 1 से तो आंसर कम ही आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा आंसर। तो मतलब आंसर कितना आएगा पता है, दैट इज द 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10 to the power 23, नहीं 23 नहीं होगा, कितना होगा, एक पॉइंट सरका दिया इधर तो कितना हो जाएगा 24, और एक में हो जाएगा माइनस, मतलब ये किसमें हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे कि देखिए AMU का कन्वर्शन ग्राम में, अगर वेट हमको किस में दिया गया, ग्राम में दिया है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं AMU में, या AMU में दिया तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ग्राम में। तो यहाँ पे एक रिलेशन और हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा कि मास ऑफ एटम इन ग्राम क्या हो जाएगा, AMU का कन्वर्शन ग्राम में करना है तो क्या हो जाएगा, दैट इज द AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स इन किसमें हो गया, ग्राम में लोगे, और हमारा रेफरेंस क्या है, दैट इज द, ये रेफरेंस है, दैट इज द 1.66 × 10 to the power 23, क्या हो जाएगा 10 to the power 23 नहीं होगा, कितना होगा -24, माइनस क्या हो जाएगा -24 ग्राम पर क्या हो जाएगा, ग्राम पर AMU। मतलब आपको बात समझ में आ गई, अगर हमको कोई भी एटम्स का एटॉमिक मास अगर ग्राम में दिया है तो हम उसका किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, AMU में। अगर कोई भी एटम का मास दिया गया आपको इतना ग्राम, तो उसको किससे डिवाइड करो, हमारा रेफरेंस कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10 to the power -24 ग्राम। एक्चुअल में क्या होता है, जो हाइड्रोजन का मास होता है ना, हाइड्रोजन, these are the mass of hydrogen, these are the mass of hydrogen। हमने बोला है ना मास ऑफ हाइड्रोजन 1.0078 AMU, और 1.0078 AMU मतलब ये इतना होता है, कितना होता है, और 1 AMU बोला है हमने कि 1 AMU इज कितना होगा 1.66 × 10 to the power -24 ग्राम, इतना हो जाएगा। तो देखिए आपको कोई भी एटम का मास अगर आपको ग्राम में दिया गया है उसको डिवाइड करना है हाइड्रोजन के मास से, जो कि होता है 1 पूछा जाता है 1.66 × 10 to the power -24 ग्राम पर AMU होता है, तो हम आसानी से AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ग्राम का कन्वर्शन किसमें, AMU में, जिस तरीके से हमने किलोग्राम का कन्वर्शन ग्राम में किया था, ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में किया था, उस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो आपको कितनी बेसिक चीजें मैंने बताया है कि ये कई बार पूछी जाती है। तो फिर से देखिए यहाँ पे कि मास ऑफ एनी एटम इन AMU में मास ऑफ C12 कंसिडर किया गया था, उस टाइम में कंसिडर किया गया था C12, दैट इज 12 AMU। तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12 अपॉन दी 12, और द एटॉमिक मास ऑफ C12 कार्बन कंसिडर किया गया था 12 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं इतने नंबर ऑफ एटम, तो इतने नंबर ऑफ एटम का मास जो होता है 12 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा, दैट इज एक एटम का मास होगा, हमने लिखा है एक एटम का मास होगा 12 अपॉन दी एवोगाड्रो नंबर,
ग्राम। तो यहाँ पे एक एटम कार्बन का मास कितना आता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, और हमने एएम का कन्वर्शन ग्राम में और ग्राम का कन्वर्शन हम एएम में कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या रहेगा, रेफरेंस फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलार मास क्या होता है, मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। थैंक यू।